एक वीरान द्वीप की ठंडी पहाड़ियों पर जिलिन है डेरा डालने के लिए एक सुरक्षित जगह खोजने की कोशिश कर रहा है। वह मीलों तक चलता है जब तक कि वह फिसलकर एक ठंडे नदी में गिर नहीं जाता। लेकिन थोड़ी देर बहने के बाद वह बाहर निकलने और अपनी यात्रा जारी रखने में सफल हो जाता है। जब वह चलते रहने के लिए बहुत थक जाता है, तो वह एक बड़ी चट्टान के सहारे आराम करने के लिए रुकता है, खाने के लिए एक फूल पकड़ता है और यह सब कैसे शुरू हुआ, यह सोचना शुरू कर देता है। 6 लोगों की हत्या के लिए जिलिन आजीवन कारावास में है। जब एक दोपहर उसे जेल गवर्नर से मिलने के लिए ले जाया जाता है, जो उससे पूछता है कि वह क्या सपने देखता है। वह अकेला व्यक्ति नहीं है जो इससे गुजर रहा है। उसके कई साथी कैदियों को भी गवर्नर के कार्यालय में बुलाया जा रहा है और उनसे यही सवाल पूछा जा रहा है। मोरिया कहता है कि वह समुद्र देखना चाहता है, याकूत चीन के खिलाफ युद्ध देखना चाहता है। ओबेजियन नहीं बोलेगा। ओबेजियन इस जेल में काम करना चाहता है और गवर्नर बनना चाहता है। तोलिया स्पेस स्टेशन की प्रगति का पालन करना चाहता है और सिपा फिर से महिलाओं को देखना चाहता है। लेकिन जिलिन का जवाब कभी नहीं दिखाया जाता है। गवर्नर उन्हें बताता है कि उन्हें एक दंड कॉलोनी में स्थानांतरित करने के लिए चुना गया है और उसके तुरंत बाद सभी कैदियों को एक जहाज में बिठाया जाता है। असली जेल की तरह ही कैदियों को समूहों में विभाजित किया जाता है और कोठरियों में रखा जाता है। हालांकि ओबेजान ऐसा व्यवहार करता है जैसे वह मालिक है और यहाँ तक कि अपना बिस्तर लेने के लिए एक आदमी को मार भी डालता है। जब अंत में हैच बंद हो जाता है और नाव रवाना होती है, तो कैदी घबराने लगते हैं, यह सोचते हुए कि यह सब उन्हें समुद्र में मरने देने के लिए एक चाल है। जैसे ही पुरुष हिंसक होने लगते हैं, जिलिन को सिपाह के साथ जेल में हुई एक बातचीत याद आती है। सिपा को कुछ गंभीर मानसिक समस्याएं हैं और वह हमेशा दीवार पर चित्र बनाता था और बकवास करता था। लेकिन उस दिन उसने स्वर्ग और नर्क के पास कोई सीट न होने और उनके जैसे लोगों के लिए एक तीसरी शोधन जैसी जगह तैयार किए जाने का उल्लेख किया था। जिलिन ने तब सोचा था कि यह उसकी सामान्य बकवास से ज्यादा कुछ नहीं है, लेकिन वह अब इसके गुणों को देखने लगा है। थोड़ी देर बाद सभी शांत हो जाते हैं और यात्रा को गपशप और खाने में बिताने की कोशिश करते हैं। लेकिन यात्रा के बीच में एक गिरोह अपने हमवतन की तलाश में एक कोठरी से भाग निकलता है। ओबेजान पहले बातचीत करने का नाटक करता है, केवल उस आदमी को मारने के लिए जिसे वे ढूंढ रहे हैं, जिससे दंगा शुरू हो जाता है। दोनों तरफ के कैदी सलाखों के माध्यम से एक दूसरे को मारना और मारना शुरू कर देते हैं, सिवाय स्टार के, एक बूढ़ा आदमी जो पीछे रहकर प्रार्थना करता है। हालांकि लड़ाई ज्यादा देर तक नहीं चलती है। गार्ड जल्दी से आते हैं और उन्हें चेतावनी शॉट से रोकने के बाद वे उन सभी को बेहोश करने के लिए एक नींद की गैस ग्रेनेड फेंकते हैं। आखिरकार वे एक वीरान द्वीप पर पहुंचते हैं, जहां कैदियों को नंबरदार हथकड़ियों में डाल दिया जाता है और समुद्र तट पर छोड़ दिया जाता है, ताकि वे सुन सकें कि टेरा नोवा परियोजना के प्रमुख मिस्टर ओलाफसन और मार्ता क्या कहते हैं। चूंकि सभी देशों में मौत की सजा अवैध हो गई है, इसलिए इतनी बड़ी संख्या में अपराधियों को रखने के लिए जेलों में जगह खत्म हो रही है। यही वजह है कि रूसी सरकार ने कुछ अंतर्राष्ट्रीय संगठनों द्वारा वित्त पोषित इस परियोजना को शुरू करने के लिए ये भूमि की पेशकश की है। आज से शुरू होकर कैदी उनकी सुरक्षा में रहने वाले उपनिवेशवादी हैं और जीवित रहने के लिए उन्हें जो कुछ भी चाहिए वह प्रदान किया जा रहा है, जिसमें भोजन भी शामिल है, जो 3 महीने तक चलना चाहिए। एक उपग्रह हर समय उन्हें देख रहा होगा और आसपास कुछ संचार पास लाल बटन दबाने और उन्हें जो चाहिए वह कहने के लिए नाव से उनमें से एक तक जाने की संभावना है। अगर हरी बत्ती दिखाई देती है, तो इसका मतलब है कि अनुरोध स्वीकार कर लिया गया है। ओबेजान 24 घंटे 7 दिन रिकॉर्ड किए जाने के विचार से खुश नहीं है, इसलिए वह विरोध में एक बड़ी चट्टान फेंकता है, लेकिन गार्ड चेतावनी शॉट्स के साथ उसे तुरंत पीछे हटने के लिए मजबूर करते हैं। मार्ता स्पष्ट करती है कि बोए का उपयोग परियोजना छोड़ने के लिए
कहने के लिए भी किया जा सकता है, उनका नाम और वे क्यों छोड़ना चाहते हैं, इसका कारण बताकर। यदि वे ऐसा करते हैं, तो उन्हें जेल वापस कर दिया जाएगा। बॉय को समुद्र तट के बजाय समुद्र पर रखकर वे यह सुनिश्चित करते हैं कि नाव पर चढ़ने का जोखिम उठाने से पहले निर्णय पर 2 बार विचार किया जाए। जाने से पहले गार्ड रेत पर चाबियों का एक गुच्छा गिराते हैं, यह समझाते हुए कि वे उनकी हथकड़ियों से मेल खाने के लिए गिने गए हैं। कैदी उनकी ओर दौड़ते हैं और उन पर लड़ने लगते हैं, जबकि जिलिन और सिपा सुरक्षित रूप से पीछे रहते हैं, केवल उन चाबियों को पकड़ते हैं जिन्हें दूसरे गिराते हैं। स्टार्य भी पीछे रहने और यह देखने का फैसला करता है कि कैसे एक गिरोह अपने प्रतिद्वंद्वियों को बाहर रखने के लिए चाबियों के चारों ओर एक लाइन बनाता है और एक समूह कुछ हथियार लेने के लिए गार्डों द्वारा छोड़े गए बक्से के पास जाता है और उनसे भीड़ पर हमला करता है। आखिरकार अली का गिरोह स्थिति पर नियंत्रण कर लेता है। अली नाव पर भेजने के लिए एक आदमी को चुनने से पहले अपने और स्टार के लिए एक जैकेट और अच्छे जूते लेता है, लेकिन जैसे ही वह किसी को पकड़ता है, समूह हमला करने का मौका लेता है और लड़ाई फिर से शुरू हो जाती है। लड़ाई में दर्जनों पुरुष मर जाते हैं। मोरियाक एक चट्टान से अली को मारता है, ओबेजान भी एक चट्टान से स्टार्य को मारता है और बोए तक पहुंचने के लिए नाव पर चढ़ने वाले 3 आदमी समुद्र में गिर जाते हैं और डूबकर मर जाते हैं। सभी शेष कैदी गोदाम में जाते हैं और आपूर्ति वितरित करना शुरू कर देते हैं और ओबेजान जबरदस्ती अपनी हथकड़ी खोलने के लिए मिले उपकरणों का फायदा उठाता है। जिलिन एक बैग में बहुत सारी आपूर्ति पैक करता है और अपने लिए एक जैकेट पकड़ता है, जबकि सिपा को यह कहते हुए सुनता है कि भोजन के 3 महीने तक चलने का कोई रास्ता नहीं है। फिर वह अपने दम पर जीवित रहने और उम्मीद है कि द्वीप से बाहर निकलने का रास्ता खोजने के लिए क्षेत्र छोड़ देता है। हमें कहानी की शुरुआत में वापस ले जाता है। जिलिन द्वीप की पड़ताल करता है जब तक कि उसे बिना बर्फ वाला एक क्षेत्र और एक चट्टानी संरचना नहीं मिल जाती जो कुछ आश्रय प्रदान करेगी। इसलिए वह अपनी जेल वर्दी में छिपाई हुई अपने परिवार की एक तस्वीर को देखते हुए वहां बैठने का फैसला करता है। वह उन्हें बुरी तरह याद करता है और अपनी आंखों में आंसू लिए सो जाता है। कुछ देर बाद वह कुछ चीखने की आवाज सुनकर जागता है। पता चलता है कि आपूर्ति कृंतकों से भरी हुई थी और वे अब उसका भोजन और बैग खा रहे हैं। जब बारिश शुरू होती है तो जिलिन पहले देखी गई चट्टान संरचना के नीचे आश्रय पाता है, गर्मी के लिए आग लगाता है और कुछ पानी गर्म करता है। बारिश रुकने के बाद वह एक पक्षी पकड़ता है और उसे आग पर भूनता है। तभी सिपा उसे ढूंढता है। जैसे ही वह उससे गपशप करता है, वह उसकी चाकू चुराने की कोशिश करता है, लेकिन जिलिन उसे देखता है और उसे वापस ले लेता है। सिपा कुछ नमक प्रदान करता है जो उसके पास था और कुछ मांस के बदले में उसकी मदद, जिसे जिलिन स्वीकार करता है। इसलिए सिपा अधिक लकड़ी लेने जाता है और जिलिन द्वारा चट्टानों पर लटकाए गए पारिवारिक चित्र को देखता है, जिससे वह जिलिन की पत्नी को एक चुंबन भेजता है। बाद में वे पक्षी को साझा करते हैं और जब वे खाना खत्म कर लेते हैं तो सिपा चट्टान के किनारे तक चलता है, यह समझाते हुए कि वह कूदता नहीं है क्योंकि वह बहुत डरा हुआ है। वह जिलिन से पूछता है कि वह भी क्यों नहीं मरता और जिलिन बताता है कि यह उसके परिवार के कारण है। वे मर चुके हैं और वह उनके बगल में दफनाया जाना चाहता है, जो अगर वह द्वीप पर मर जाता है तो नहीं हो सकता है। दोनों पुरुष सो जाते हैं और जब जिलिन जागता है तो वह पाता है कि सिपा ने अपनी वासना के लिए प्रेरणा के रूप में उपयोग करने के लिए तस्वीर चुरा ली है। गुस्से में जिलिन उसे पीटता है और उसे चट्टान से नीचे धकेल देता है, लेकिन सिपा मरता नहीं है क्योंकि वह समुद्र में नहीं गिरता है, वह ठीक नीचे एक पहाड़ी पर गिरता है। लेकिन इस असहमति के बाद भी वे दोनों एक साथ यात्रा करते हैं जैसे ही वे द्वीप की पड़ताल करते हैं। सिपा आसानी से उस कचरे से खुद का मनोरंजन करता है जो उसे पानी में मिलता है, जबकि जिलिन मछली पकड़ने की कोशिश करता है, लेकिन पानी में उन्हें जो एकमात्र जीवित प्राणी मिलता है वह एक प्रकार का जलीय सेंटीपीड है
जो सिपा को डरा देता है। चारों ओर देखते हुए जिलिन को अचानक चट्टानों के बीच एक सीप्लेन का हिस्सा मिला, जिससे वह चौंक जाता है। पूरे विमान को खोजने के लिए पहाड़ी से थोड़ा और ऊपर जाने में ही लगता है, जो उसे थोड़ी उम्मीद देता है क्योंकि वह एक पायलट हुआ करता था और उसे उड़ाने में सक्षम होगा। हालांकि इसे स्थानांतरित करने के लिए 2 आदमी पर्याप्त नहीं हैं, इसलिए अभी के लिए वे अपने आश्रय में वापस चले जाते हैं। जिलिन कुछ माचिसों से आग लगाता है जो उसने गोदाम में पकड़ी थी, लेकिन उनमें कुछ ऐसा है जो बहुत जहरीला धुआं पैदा करता है। वह आग से दूर चला जाता है और एक सोते हुए सिपाह को अपने साथ खींचता है, जो शुरू में नहीं जागेगा। अंत में होश में आने के लिए जिलिन से कुछ झटके लगते हैं, लेकिन उसका मुंह केवल बकवास करना जारी रखता है और जिलिन को पता चलता है कि ठंड उन्हें किसी भी मिनट मार देगी। दोनों पुरुष आधार पर वापस जाने और यह देखने का फैसला करते हैं कि क्या वे कुछ कोयला चुरा सकते हैं। बेस में वापस जीवन सभी के लिए आसान नहीं रहा है। ओबेजान और उसका गिरोह नियंत्रण में है और आपूर्ति साझा करते हुए एक दिनचर्या बनाए हुए हैं, और ओबेजान उन्हें खुद को गवर्नर कहने के लिए भी कहता है। लेकिन वे किसी को भी जो उनकी टीम में नहीं है, उसे बैरक के अंदर रखते हैं। वे उन्हें केवल एक संलग्न क्षेत्र में टहलने के लिए बाहर आने की अनुमति देते हैं, जो असली जेलों के समान है, जबकि एस्ट्रोनेट्स वॉच टावर से उन पर चिल्लाता है। जब उन्हें वापस भेजा जाता है तो उन्हें दौड़ने की जरूरत होती है, क्योंकि जो कोई भी आखिरी होता है उसे बाद में भोजन के रूप में उपयोग करने के लिए मार दिया जाता है। जिलिन और सिपा कोयले के डिब्बे तक पहुंचने और आग के अवशेष खोजने में सफल होते हैं। इतनी देर चलने के बाद वे लगभग जम रहे हैं, इसलिए वे आग के बगल में लेटने और सो जाने में मदद नहीं कर सकते हैं। लेकिन सिपाह जल्दी से जाग जाता है जब वह कुछ शोर सुनता है। गिरोह अपने नवीनतम कैदी को भूनने के लिए आ रहा है। वह एक चट्टान के पीछे छिपने के लिए दौड़ता है, लेकिन जिलिन अभी भी बाहर है, इसलिए वह उसे बचाने के लिए वापस बाहर आता है, लेकिन वह काफी तेज नहीं है और ओबेजान के आदमी उन्हें ढूंढते हैं और उन्हें पकड़ लेते हैं। उन दोनों को वापस बेस पर ले जाया जाता है, जहां ओबेजान यह तय करने की कोशिश करता है कि उनके आने पर आपूर्ति लेकर भाग जाने के लिए उनकी सजा क्या होगी। याकूत उन्हें याद दिलाने की कोशिश करता है कि वे जहाज की लड़ाई के दौरान उनके पक्ष में थे, जिससे एस्ट्रोनेट्स हस्तक्षेप करने की कोशिश के लिए उसका अपमान करता है। याकूत उसे मारकर जवाब देता है और इससे पूरे गिरोह को बदले में उसे मारने के लिए एकजुट होना पड़ता है, जिससे याकूत को जिलिन और सिपाह के साथ बैरक में जगह मिलती है। वे थोड़ी देर घूमते हैं और जब एस्ट्रोनेट्स घोषणा करता है कि लौटने का समय हो गया है, तो जिलिन पीछे रहता है, लेकिन सिपाह उसके लिए वापस आता है और उसे अपने साथ अंदर खींच लेता है। वे केवल देख सकते हैं कि आखिरी खड़े आदमी को पकड़ लिया जाता है और एक खंभे से बांध दिया जाता है। अपनी अंतिम इच्छा के रूप में कुछ पानी के लिए भीख मांगता है, इसलिए सिपाह उस पर दया करता है और मारे जाने से पहले उसके होंठों पर एक कप लाता है। बाद में सोने जाने से पहले समूह विद्रोह की संभावना पर चर्चा करता है। वे अनिश्चित हैं क्योंकि यह खतरनाक हो सकता है, लेकिन श्राम उन्हें समझाता है कि कोशिश करना उचित है। अगली सुबह तोल्या ओबेजान को दिखाता है कि उसने किसी भी संभावित चोर को पकड़ने के लिए अपनी कार्यशाला में एक गुप्त जाल स्थापित किया है। समूह के अपनी दैनिक सैर करने के बाद एस्ट्रोनेट्स उन्हें सामान्य खेल शुरू करने के लिए अंदर वापस लाने की कोशिश करता है, लेकिन केवल 2 आदमी दौड़ते हैं। बाकी पीछे खड़े होते हैं और एक साथ आते हैं, जबकि याकूत उसे चुप कराने के लिए एस्ट्रोनेट्स पर एक चट्टान फेंकता है। जिलिन ओबेजान के पास जाता है और उसे एक सौदा पेश करता है। अगर वह उन्हें बोए के पास जाने और भोजन मांगने देता है, तो वह उसे विमान का स्थान बताएगा जो उसने पाया था। ओबेजान स्वीकार करता है और उन्हें बाहर जाने देने के लिए गेट खोलता है, जबकि तोल्या और जिलिन 2 अन्य पुरुषों के साथ नाव पर जाते हैं। ओबेजान अपने आदमियों से पूछता है कि क्या वे जिलिन के बारे में कुछ जानते हैं, और इस तरह उसे पता चलता है कि वह एक पायलट था,
कि उसका परिवार एक विमान दुर्घटना में मर गया और वह हवाई अड्डे पर राइफल से उड़ान डिस्पैचरों को मारने के लिए जेल गया। इस अपराध को गंभीर भावनात्मक उत्तेजना की स्थिति में हत्या के रूप में वर्गीकृत किया गया था, जिसे ओबेजान सोचता है कि इसका मतलब है कि जिलिन का दोषी अंतरात्मा है। जैसे ही नाव काफी दूर होती है, वह समूह को बैरक में वापस जाने का आदेश देता है, अपना सौदा रद्द कर देता है। याकूत उनका सामना करने की कोशिश करता है, लेकिन उसे तुरंत मार दिया जाता है। इसलिए ओबेजान खेल को फिर से शुरू करने की घोषणा करने से पहले एक और आदमी को पकड़ता है। समूह केवल बैरक में वापस दौड़ सकता है क्योंकि लड़ाई एक बहुत ही बुरा विचार होगा, क्योंकि ओबेजान के आदमी सशस्त्र हैं। इस बीच समुद्र में एक आदमी नाव से गिर जाता है, लेकिन वे उसे ठीक समय पर पकड़ लेते हैं और उसे वापस ऊपर खींच लेते हैं। तोल्या बोए तक पहुंचता है और मदद मांगता है, लेकिन यह टूट गया है और उसके उपकरण भी मदद नहीं करेंगे। वे किनारे पर वापस जाते हैं और जिलिन ओबेजान को बताता है कि भोजन रास्ते में है, लेकिन ओबेजान उस पर विश्वास नहीं करता क्योंकि पुष्टि की हरी बत्ती नहीं थी। तोल्या उसे विमान के अस्तित्व की याद दिलाता है, लेकिन ओबेजान यह भी नहीं मानता कि यह सच है। लेकिन यह ओबेजान को एक की तरह अपनी बाहें खोलकर घूमने के लिए प्रेरित करता है। ओबेजान इसे विचलित करने वाला पाता है और उसे गर्दन से पकड़ लेता है, इसलिए तोल्या पीछे से आकर उसे मारने का मौका लेता है। उसके समूह के दो अन्य सदस्य, अमुरबेक और अर्जानोव, उनके गिरोह के बाकी लोगों को मार देते हैं और एस्टोनेट्स को भागते हुए देखते हैं, इससे पहले कि वे उसे भी पकड़ सकें। वे जिलिन से पूछते हैं कि आगे क्या करना है और वह उनसे बैरक से पुरुषों को मुक्त करने के लिए कहता है, क्योंकि वह कसम खाता है कि भोजन आ रहा है और उन्होंने केवल प्रकाश नहीं देखा क्योंकि यह टूट गया था। पुरुष इस बारे में संशय में हैं और उसे याद दिलाते हैं कि अब उनके पास बाद में खाने के लिए बहुत सारे शव हैं, लेकिन तोल्या सोचते हैं कि उन्हें दफनाया जाना चाहिए। जिलिन उसे विमान के बारे में भी याद दिलाता है, इसलिए अमुरबेक और अर्जानोव आखिरकार स्वीकार करते हैं। वे कैदियों को मुक्त करते हैं और उन्हें बताते हैं कि वे भोजन आने के लिए कुछ दिनों तक इंतजार करेंगे, लेकिन वे अब एक दूसरे को भोजन के रूप में उपयोग नहीं करेंगे, इसलिए सभी को शांत रहने और सहयोग करने की आवश्यकता है। वे विमान को बचाने के लिए एक समूह भी भेजेंगे, जिसे वे एक हैंगर में रखेंगे, जिसे वे बनाएंगे और बाद में भागने के लिए धीरे धीरे उसकी मरम्मत करेंगे। अचानक सिपाह उनके दावों को बाधित करता है कि कोई उपग्रह नहीं है, जबकि रेत और 3 शवों का उपयोग करके एक एसओएस संदेश लिख रहा है। कुछ देर बाद एस्ट्रोनेट्स बेस पर लौटता है और नए नियमों के कारण जो कहते हैं कि उन्हें शांति बनाए रखने की जरूरत है, वे अभी के लिए उसने उनके साथ जो किया है उसे अनदेखा करने का फैसला करते हैं और फिर भी उसके साथ अपना भोजन साझा करते हैं। जिलिन पुरुषों के एक समूह को विमान की ओर निर्देशित करता है और जब वे देखते हैं कि वह सच कह रहा है तो उनका मूड बहुत बढ़ जाता है। साथ में वे आसान परिवहन के लिए इसे अलग करते हैं और टुकड़ों को वापस बेस पर ले जाते हैं। आखिरकार मार्ता गार्डों के एक समूह के साथ द्वीप पर पहुंचती है। वे पुरुषों को दूर रखने के लिए गैस का उपयोग करते हैं, लेकिन वे जिलिन को उसके पास आने और उन चीजों की सूची पर चर्चा करने की अनुमति देते हैं जिनका उन्होंने अनुरोध किया है। वह भ्रमित है कि वे गैस क्यों मांग रहे हैं और वह बताता है कि यह जनरेटर के लिए है जो पवन संचालित होने चाहिए, लेकिन वे ध्रुवीय रात के दौरान काम नहीं करते हैं। सच में वे विमान के लिए गैस चाहते हैं। जिलिन यह पूछने का मौका लेता है कि उन्होंने सिपा के एसओएस संदेश का जवाब क्यों नहीं दिया और मार्ता बताती है कि उनका उपग्रह इंफ्रारेड प्रकार का है, वे गर्मी देखते हैं, इसलिए वे लोगों और स्टोव का पता लगा सकते हैं, लेकिन शब्दों का नहीं। वह यह भी जानना चाहती है कि कुछ दिन पहले लोग बेस से इतनी दूर क्या कर रहे थे और वह उसे बताता है कि वे मछली पकड़ रहे थे। वे उस पर विश्वास नहीं करते क्योंकि क्षेत्र में कोई मछली नहीं है, इसलिए वह फिर से झूठ बोलता है और उन्हें बताता है कि वे उन सेंटीपीड जैसे जीवों को खा रहे हैं
जिसे वह बहुत चौंकाने वाला पाती है। वे यह भी जानना चाहते हैं कि मूल 206 उपनिवेशवादियों में से कितने बचे हैं, जिसे जिलिन संदिग्ध पाता है, क्योंकि उन्हें अपने उपग्रह से बताने में सक्षम होना चाहिए। वह उन्हें बताता है कि 87 बचे हैं और कई बीमार हैं, लेकिन कोई भी परियोजना को छोड़ना और जेल वापस जाना नहीं चाहता है। जिलिन के जाने से पहले मार्ता उसे बताती है कि उसे एक व्यक्तिगत अनुरोध का अधिकार है, इसलिए वह उसे कुछ कागज देता है जिसमें समूह को अच्छी तरह से प्रदान करने के लिए कहता है। एक बार जब गार्ड नई आपूर्ति छोड़ देते हैं, तो जिलिन और उसके आदमी हैंगर में छिपे हुए विमान में गैस का प्रयास करते हैं और खुशी से पुष्टि करते हैं कि यह काम करता है। बाद में वे अमेरिकी कैदियों के एक नए समूह को देखते हैं जैसे ही गार्ड और मार्ता द्वीप छोड़ देते हैं। इन कैदियों का भी एक नेता है, एक बहुत बड़ा आदमी, जिससे जिलिन हाथ मिलाने की कोशिश करता है। आदमी इसे नहीं लेता है। वास्तव में वह जिलिन को मारता है, जो दोनों पक्षों के बीच लड़ाई को ट्रिगर करता है। मुठभेड़ क्रूर है और कोई भी मारने के लिए जाने में संकोच नहीं करता है, इसलिए सिपाह जिलिन को अपने साथ कार्यशाला में छिपाने के लिए खींचता है। अमेरिकियों में से एक उनका पीछा करने की कोशिश करता है, लेकिन वह तोलिया के जाल पर गिर जाता है और तुरंत मर जाता है। अर्जानोव अमेरिकी नेता के खिलाफ जाता है और अभिभूत हो जाता है। लेकिन इससे पहले कि उसे मारा जा सके, अमुरबेक बीच में आता है और बड़े आदमी को मार देता है, क्योंकि उनके आसपास की इमारतें आग पकड़ लेती हैं। यह सब परियोजना के प्रमुखों द्वारा देखा जा रहा है। जब उन्हें पता चलता है कि स्थिति आखिरकार नियंत्रण से बाहर हो गई है और कॉलोनी के 40% से अधिक लोग मारे जा चुके हैं, तो मार्ता केंद्रीय कार्यालय को बुलाती है और उसे कोड नग्न द्वीप के साथ आगे बढ़ने के लिए कहा जाता है, जो द्वीप पर गार्डों का एक गुच्छा भेजता है जो सभी शेष कैदियों को गोली मारता है, जबकि मार्ता जिलिन के पत्रों को जला देती है। सौभाग्य से कुछ पुरुष अभी भी पहाड़ों या हैंगर में छिपने के कारण जीवित हैं। जिलिन, सिपा, अर्जानोव और तोल्या। साथ में वे विमान को बाहर धकेलते हैं, लेकिन जब वे इसमें सवार होने वाले होते हैं, तो सिपा उन्हें अलविदा कहता है और पहाड़ियों की ओर दौड़ता है ताकि वह समुद्र में कूद सके। अब और डरता नहीं है। शेष तीनों विमान में सवार हो जाते हैं। जिलिन और इसे सुरक्षित रूप से उतारने में सफल होता है, हालांकि गार्ड रास्ते में उन पर गोली चलाते हैं। उसके 2 साथी मर जाते हैं, लेकिन जिलिन को गोलियां नहीं लगती हैं, इसलिए वह अपनी स्वतंत्रता में उड़ जाता है।